हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2001 का जो है सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। तो हम लोग जो है इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और ये जो है पहला जो है क्वेश्चन लिया हुआ है, ये इतिहास के पोर्शन से है। तो प्राचीन इतिहास से पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। ऋग्वेद हो जाएगा A to 4 श्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद श्रोत एवं कर्मकांड, तो ये हो जाएगा B to 2 सामवेद संगीत से संबंधित था ये, तो संगीत में श्रोत हो जाएगा। और जो अथर्ववेद था ये तंत्र मंत्र से संबंधित था, तो D to 3 हो जाएगा। यानी ए वाला सही है, A to 4 B to 3 B to 2 C to 1 D to 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर सेकंड है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, ये भी सही है। नंबर 4 है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं है। तो बी वाला सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि 326 ईस्वी में सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था जो आपस में संघर्षरत थे। एकमात्र भारतीय राजा पोरस ने ही सिकंदर को कड़ी तक टक्कर दी थी, जबकि अम्भी जैसे देशद्रोही शासकों ने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर की सेना एक श्रेष्ठ सेना थी और वह स्वयं एक कुशल सेनापति था, परंतु वह अच्छा प्रशासक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडू से। भारत एवं रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की जानकारी अरिकमेडू नामक स्थान की खुदाई से प्राप्त होती है। इस स्थल से रत्न मनके एवं रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र बना सिक्का प्राप्त हुआ है। मध्यकालीन भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। पहले नंबर पे जहांगीर हो जाएगा, दूसरे पे मोहम्मद शाह, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली, चौथे पे बहादुर शाह। इस प्रकार से सी वाला सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली 1761 में, मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी, बहादुर शाह 1856, जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदिया हो जाएगा, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने, तो सी वाला सही हो जाएगा। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सूफियों में से कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो शाह वलीउल्लाह हो जाएगा, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये औरंगज़ेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने कराया था, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, जबकि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोट से कीजिए। जीतल और टंका। जीतल और टंका, तो डी वाला सही है, दूसरा और चौथा। यानी कि इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया था, सोने एवं चांदी का टंका तथा तांबे के जीतल जारी किया। इन सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात 1:10 का था। सल्तनत कालीन शासकों द्वारा सामान्यतया 3 धातुओं के सिक्के का निर्माण सोना, चांदी एवं बुलियन, यानी बुलियन का मतलब तांबा प्लस चांदी का किया था। एक सोने की दीनार 96 जीतल
यानी 96 जितल एवं टंका 175 ग्रेन के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चांदी की मुद्रा सबसे ज़्यादा जारी की गई। फिरोज शाह तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त तो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा, बी वाला सही हो जाएगा। 1582 से 83 में फैज़ के नेतृत्व में विद्वानों के समूह नकी खां बदायूनी और अब्दुल कादिर ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सी वाला हो जाएगा 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर यानी कि जो पदवी मिलती थी अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुई थी। इस गोलीकांड में नेतृत्व लगभग 1000 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों द्वारा दी गई सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। तो बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण आर है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें डी वाला हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से बताएं। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदौली। तो ये चौरी चौरा का कांड था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1922 को हुआ था और बारदौली का प्रस्ताव 1928 को हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी ए सही है। 12 फरवरी सॉरी जो है यहाँ पे 12 फरवरी दिया है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। फिर अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फिशर। तो लुई फिशर यानी कि ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। तो ये पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति वायसराय के द्वारा की गई थी। वायसराय ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। वायसराय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार को शपथ ग्रहण कराई। नेहरू के मंत्रिमंडल में 1 सिख, 3 मुसलमान, 1 ईसाई, 1 अनुसूचित जाति व 5 स्वर्ण हिंदुओं को शामिल किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन वायसराय वेवेल के पुनः समझाने पर 13 अक्टूबर को इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है 21, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसमें बी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। 22 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। तो साम्यवादी यानी सी वाला सही हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये लाला लाजपत राय पहले ये जो है प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अमृतसर अधिवेशन में, और डी है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी बिहार के चंपारण ज़िले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी का सहयोग मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई ने किया। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? नंबर ए महात्मा गांधी, और मूक नायक बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। तो ये सी वाला सही हो जाएगा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। बी आर अम्बेडकर केसरी, ये भी गलत है। महात्मा गांधी यंग इंडिया हरिजन नवजीवन के संस्थापक थे, और बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी के संस्थापक थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही है। और बी आर अम्बेडकर मूक नायक के। बाकी महात्मा गांधी यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन चलाते थे। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और बी आर अम्बेडकर मूक नायक के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो बी वाला हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। ये अंतिम गवर्नर जनरल था, और इसी को फिर वायसराय के, इसके गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में चेंज कर दिया गया था। तो यही प्रथम यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय था भारत का, और अंतिम गवर्नर जनरल था। सिर्फ इसके पद का नाम बदल के दिया गया था, बाकी पद पे यही बैठा हुआ था। 27 है क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत के प्रभुत्व को संस्थापित किया था? यह बक्सर का युद्ध था, 1764 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए, अंग्रेज़ों ने भारत को सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की थी। कारण आ रहा है, अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। नंबर ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो डी वाला हो जाएगा, बौद्धों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज़ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। तो ये वेलेज़ली था जिसने सबसे पहले सेंसरशिप लागू की थी। 1799 का सेंसरशिप प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड वेलेज़ली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में
अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो सी हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम जनगणना मेयो ने 1872 ईस्वी में कराई थी, परंतु नियमित रूप से प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में ही इल्बर्ट बिल पेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को महात्मा कहा था? किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें बी आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपरोक्त सभी के? तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। वे राजकोट के सर्वाधिक समय तक दीवान थे। सूची क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में लेखक हैं, सेकंड में पुस्तक हैं। महात्मा गांधी और इंडिया डिवाइडेड, राम मनोहर लोहिया, इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंद स्वराज, अबुल कलाम आज़ाद, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। इसमें हो जाएगा A2 3, B2 4, C2 1 और D2 2। इस प्रकार से C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस आधार पे अगर देखेंगे तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने और तथा अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी। 35 है, INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का। और नंबर 2 है मोहन सिंह का, नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस का, नंबर 4 है मेजर आईवाची फ्यूजीहारा का। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि मोहन सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का। व्याख्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। यह देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। मोहन सिंह तत्कालीन समय में ब्रिटिश सेना में थे और उन्होंने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर फ्यूजीहारा के उत्साहवर्धन से मोहन सिंह ने जापानियों के सहयोग से 70,000 युद्धबंदियों की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसकी बागडोर बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। इसलिए INA मोहन सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस का मानसिक पुत्र था। ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्रा में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आप लोग ये विपिन चंद्रा की अगर बुक नहीं है तो आप लोग ले लीजिए। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बहुत अच्छा डिटेल में विपिन चंद्रा ने समझाया है। फिर है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, 36 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो बी हो जाएगा बांग्लादेश। बाकी भारत, लाओस, वियतनाम गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना के सदस्य ये तीनों देश हैं। इसमें जो है देखिए और कौन कौन से देश भी दिए हुए हैं व्याख्या में। गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग योजना के सदस्य देश है भारत, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम। बांग्लादेश इस परियोजना का सदस्य नहीं है। 37 क्वेश्चन है, कथन ए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण आर, यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंब करता है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। नंबर ए है AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। बी है AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है
ए सही है किंतु आर गलत है, डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए वाला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप लोगों को ये जानना है कि अगर ये जो है किस तरीके से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग जो है पहले कथन पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। अब यहाँ पर क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ फिट हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो ज़्यादा विकसित है पूर्वी भाग की तुलना में, क्योंकि उसकी जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ की सामाजिक आर्थिक का जो व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमता है उसको दिखा रहा है कि पश्चिम में सरकार ने ज़्यादा काम किया है और पूर्वी साइड में ज़्यादा काम नहीं किया है, यानी कि विकास के मामले में पीछे रहा है और सरकार की तरफ से ज़्यादा सहयोग नहीं मिला है। और ये यहाँ पर जो है इस बात को व्याख्या जो आर है वो करता है। तो ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में वन के प्रकार हैं, सूची सेकंड में प्रदेश हैं। इस विषय में जो है बताना है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सह्याद्री दिया हुआ है। सी है अल्पाइन गंगा मैदान और उष्णकटिबंधीय सदाबहार तराई क्षेत्र। तो अब इसमें जो है बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो है A24 सही हो जाएगा, B23 सही हो जाएगा, C21 और D24 सही हो जाएगा। A24 यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। B23 हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। और सी में अल्पाइन प्रकार के जो पेड़ होते हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश साइड में पाए जाते हैं अल्पाइन प्रकार के। और D22 हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री प्रकार के ये पेड़ वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से जो आंसर है वो ए वाला सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई भागों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान में, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में तथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस एक नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है। तो ये चेन्नई है जहाँ की आर्थिक मेखला नहीं पाई जाती है। भारत सरकार ने नवंबर 2000 ईस्वी में निर्यात संवर्धन क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको जो है इन्होंने मेखला शब्द इस्तेमाल किया है, यानी कि ESEZ यानी इसको शॉर्ट में सेज भी कहा जाता है, में बदल दिया गया। महाराष्ट्र में सांताक्रूज, केरल में कोच्चि, गुजरात में कांडला तथा सूरत निजी क्षेत्र का है ये सूरत वाला आदि निर्यात संवर्धन परिक्षेत्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है सामानों का जो है निर्यात होता है दोस्तों, आयात निर्यात का काम होता है, तो स्पेशली निर्यात का काम होता है। तो इस प्रकार से जो ए वाला है, ए में जो है इस तरीके का कोई सेज नहीं बनाया गया है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता हो, निर्यात किया जाता हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। बी हो जाएगा भोपाल। भारत का सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, बंगलौर होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा, इंदौर, ग्वालियर, नासिक एवं थाड़े होते हुए मुंबई तक जाता है, जबकि भोपाल से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह अखबारी कागज़ है।
नेपानगर अब अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। यह उद्योग 1955 में स्थापित किया गया है। यह अखबारी कागज़ बनाने वाली भारत की पहली मिल है। इसकी क्षमता अब 7,500 यानी 7500 टन प्रति वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो ये झारखंड हो जाएगा। झारखंड में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कुल अभ्रक का उत्पादन 46% भाग यहीं उत्पादित किया जाता है। झारखंड के कोडरमा हजारीबाग में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये लोग एवं अर्थव्यवस्था क्लास 12th की है। ये NCERT पृष्ठ संख्या 111 में। तो ये आप लोग जो है NCERT जो है खूब पढ़िए। NCERT में बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं जो कि PCS की एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और IAS में भी, IAS PCS दोनों में। तो आप लोग जो है ये ज़रूर पढ़िए NCERT, लोग एवं और अर्थव्यवस्था। फिर है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये अबोर है, गद्दी, लेपचा, थारू। तो ये गद्दी हो जाएगी यानी बी वाला सी हो जाएगा। गद्दी जनजाति जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति धौलाधर श्रेणी में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तरांचल में, लेपचा जनजाति पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं सिक्किम में तथा अबोर या अमोर भी कहा जाता है, जिसको अबोर या अमोर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर। तो बी वाला हो जाएगा लिपुलेख। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तरांचल में है। पहले ये जब उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन उत्तरांचल बन जाने से अब ये दर्रा उत्तरांचल प्रदेश में आता है। फिर नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलस अगर आप लोग के पास नहीं है तो ये ले लीजिए, इसमें सारे दर्रे के विषय में जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोकू सिक्किम, मेखला असम, मुंडू छत्तीसगढ़, फेरन कश्मीर। तो बी वाला हो जाएगा, मेखला असम की ये जो है नहीं है। महिलाओं की परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की प्रथम सूची दी गई है, बी वाला हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो ए हो जाएगा ज्वार, बी हो जाएगा मक्का, सी हो जाएगा चावल, डी हो जाएगा गेहूँ। तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले छोटी किस्म के बीजों द्वारा अधिक खाद, सिंचाई उपकरण आदि की सुविधाओं द्वारा जो उपज का उत्पादन बढ़ा है उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं में हुआ है। इसके उत्पादन एवं उत्पादकता में अन्य फसलों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अन्य फसलों में दूसरा स्थान चावल, तीसरा स्थान मक्का और चौथा स्थान ज्वार का है। कृषि भूगोल माजिद हुसैन, ये माजिद हुसैन की बुक में दिया हुआ है। 47 है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। नंबर दूसरा है, जैविक कीटनाशक तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नंबर तीसरा है, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। नंबर फोर्थ है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा
नंबर बी है दूसरा और तीसरा, और सी है तीसरा और चौथा, और डी है पहला और चौथा सही है। तो इसमें से अब बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से जो है तीसरा और चौथा जिसमें है दिया हुआ है तो वो सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला सही है, तीसरा और चौथा। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रसायन, उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण वनों का आकार सिकुड़ता जा रहा है। वनों की कमी के कारण से पक्षियों का रैन बसेरा उजड़ता जा रहा है, जिसके कारण पक्षियों की संख्या में काफ़ी गिरावट हो रही है। जैविक कीटनाशकों और जैविक उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उपयोग का भी पशु पक्षियों पर बुरा असर पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कथन ए महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्थल के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो दोस्तों जो है अब इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसको जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब इसको जो है कैसे जानेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि लगा के पढ़ेंगे संभावना है के बाद जो ए वाला सेंटेंस ख़त्म होगा, फिर क्योंकि लगाएंगे तो यह जो है आपको सही मालूम देगा। वैसे तो इसका जो है आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है या थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप क्योंकि लगा करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टडी आपकी ज्योग्राफी की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर है। तो पुराना भ्रंश तल क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, कुछ ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं जो भ्रंश घाटियाँ होती हैं जिसमें पहले कभी जो है ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा सक्रिय था। अब किसी वजह से जो है उसमें ज्वालामुखी आना काफ़ी समय से बंद हो गई है, सुषुप्त हो गई है। तो लेकिन जो है फिर भी संभावना ज्वालामुखी फटने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं ऐसी जगहों पे ज्वालामुखी फटे या ना फटे लेकिन भूकंप आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। सन 2000 का ये है व्याख्या है कि सन 2000 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या दर 3.1 है, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर संपूर्ण भारत में सर्वाधिक 4.8 है। योजना आयोग के अनुसार भारत के 4 बीमारू राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर सबसे अधिक है। बिहार की प्रजनन दर 4.4 है, राजस्थान की प्रजनन दर 4.2, मध्य प्रदेश की 4.0 है। भारत में गोवा की प्रजनन दर सबसे कम है जो कि 1.1 है। भारत सरकार ने सन 2010 ईस्वी तक भारत की औसत प्रजनन दर 2.1 यानी 2.1 प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक क्षेत्र
की जनसंख्या से सर्वाधिक है? तो ए हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। बी है जर्मनी, रूस, ब्राज़ील, नाइजीरिया। सी है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। डी है यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, बांग्लादेश। तो सी हो जाएगा यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन तक जो है आज कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम 51 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को जो है हमारा वीडियो ये कैसे लगा और यहाँ पर जो है आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो है अगर कहीं पे जो है कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई इशू हो पेपर को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो में जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड में लगा हुआ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो है अगले वीडियो जब भी जो है हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय।